नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 10वीं जीवन यापन कर्मों और उसकी अनुबंध में संहिता के अंतर्गत जो उसकी विकृतीकरण प्रक्रिया में धातु प्रदूषण बताया गया है सूत्र स्थान के अंतर्गत, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो आप ये देखें कि यह जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, ये हमारे शरीर में किसी भी अंग, आशय, अवयव या प्रणाली में को जीवंत रखने के लिए या तो जीवनीय रखने के लिए मूलभूत कर्म है। या हमारे शरीर में किसी भी मोलेक्यूल, अंग, आशय, प्रणाली का जो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग है, वो ये 10वीं जीवन यापन कर्मों के द्वारा चलता है। तो यह जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, यह कर्मात्मक स्वरूप है, यानी कि क्रियात्मक अनुवर्तन है, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन तक का व्यवहार सम्यक रूप से चलता है और प्राणानुबंध टिका रहता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग टिका रहता है। यह 10वीं जीवन यापन कर्मों को चलाने का मूलभूत कारण है श्रद्धा पुरुष, जिसका हमने संकलन संक्षिप्त में दिया गया है कि चेतना धातु और खादई चेतना धातु षष्ठास्तु इति श्रद्धा पुरुष, यानी कि चेतना धातु रूपी कायग्नि और खादई रूपी पंचभूत, यह षड धातु मिलके हमारे शरीर के अंतर्गत क्रियात्मक स्वरूप निर्माण करते हैं, जिसे के कारण श्रद्धा पुरुष को कर्म पुरुष कहा गया है। यानी कि यह श्रद्धा पुरुष जो है, उसमें आकाश, वायु और कायग्नि द्वारा वात दोष धातु रूप, आकाश, वायु और तेज द्वारा धातु रूप पित्त, और आकाश, वायु और कायग्नि और जल पृथ्वी द्वारा धातु रूप कफ दोष निर्माण होता है। और यह धातु रूप वात, पित्त, कफ शरीर में कर्मात्मक अनुवर्तन सम्यक रूप से चलाते हैं, और इसी कारण इसको कर्म पुरुष कहा गया है। तो यह जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, इसका मूलभूत कारण धातु रूप वात, पित्त, कफ, कायग्नि के अनुबंध में यह 10वीं जीवन यापन कर्म के कारण है। तो हमारे शरीर में सार्वदेही क्रियात्मक परिवर्तन कायग्नि के अनुबंध में धातु रूप वात, पित्त, कफ, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी या कायग्नि के अनुबंध में प्राकृत कर्म अनुवर्तन चलता है। और यह कर्म अनुवर्तन की परीक्षा में 10वीं जीवन यापन कर्मों द्वारा संहिता में दी गई है। और हमारी संहिता में वात, पित्त, कफ के कर्म 10वीं जीवन यापन के कर्म, यानी कि प्रीण, जीवन, लेप, स्नेह, धारण, पूर्ण, गर्भोत्पादन और औष्टम, क्लेद वाहन, क्लेदस्य, विद्रुति आदि जो जीवन यापन कर्म बताए गए हैं, तो उसमें रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा आदि का कर्मात्मक निरूपण यहाँ पर बताया गया है। यानी कि रस, रक्त आदि धातु जो है, उसको आप यदि देखना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये कर्मात्मक अनुबंध से ही उसको आप देख पाएंगे, क्योंकि यह क्या है, यह फाइनल प्रोडक्शन है। यह कर्म क्या है, जो संयोग विभाग होने के से हमें जो मिलता है वो यह कर्म है। यानी कि कर्म अंतिम फल स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। यानी यहाँ पे जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, यह पुरुष में अन्न पाचन, दोष पाचन और मल पाचन करवाते हैं। जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि तक के सभी व्यवहार यह 10वीं जीवन यापन कर्म द्वारा शरीर में संपादित होते हैं। और उसमें यदि हम आगे जाए तो संहिता में सूत्र स्थान के अनुपान चतुष्ट में धातु प्रदोषज विकारों का वर्णन है। यह धातु प्रदोषज जो विकार है, यह कर्मात्मक अनुबंध में 10वीं जीवन यापन कर्मों में होने वाली प्रदुष्टीकरण या तो फिर दूषणीकरण प्रक्रिया में कौन कौन सी विकृति होती है, यदि यह जीवन यापन कर्म में प्रदूषण हो जाए या प्रदूषित हो जाए तो कौन कौन सी विकृति संभवित होती है और उसकी क्या चिकित्सा हमें करनी चाहिए, उसकी परीक्षा अनुपान चतुष्ट के अंतर्गत सूत्र स्थान में बताई गई है चरक संहिता में। तो उसमें यदि आप देखें तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पुरुष मूत्र, स्वेद, इसकी संकलन इसमें बताया गया है अनुपान चतुष्ट में। तो रस का कर्म है प्रीणन, पोषण या धातु पोषण करना।
यानी कि रस को यदि आप देखना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको पोषण, पीड़न, धातु पोषण का अनुवर्तन किस तरह से चल रहा है उसके हिसाब से आप रस को देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अनपान चतुष्क में रस का कर्मात्मक स्वरूप ही बताया गया है। या तो आप पूरी संहिता का अभ्यास कर ले तो उसमें भी रस का जो अभ्यास बताया गया है वो कर्मात्मक स्वरूप में ही बताया गया है। यानी कि अंग, आशय, अवयव, मोलेक्यूल में पोषण की स्थिति, पीड़न की स्थिति से आप रस का परीक्षण कर सकते हो। तो यह आपको खास ध्यान में रखना है कि 10वीं जीवन यापन कर्मों का सिर्फ और सिर्फ कर्म द्वारा ही परीक्षण संहिता में दिया गया है, और यह कर्मात्मक स्वरूप होने के कारण आप इसको अन्य स्वरूप में देख भी नहीं पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म द्वारा ही इसका अनुमान या तो फिर परीक्षण करना चाहिए। यदि किसी भी अंग, आशय, अवयव प्रणाली में रस का पीड़न, पोषण, धातु पोषण कर्म यदि विक्षेपित हो जाए तो दोषों द्वारा रसाग्नि मांद्य से या विकृत से जो धातु प्रदोषद उत्पन्न होता है, यह रस का पीड़न पोषण कर्म विक्षेपित होने के कारण शरीर के अंतर्गत अश्रद्धा, रुचि, आस्य, वैरस्य, अंगमत, ज्वर, तंद्रा, हल्लास, पांडुत्व, श्रोतसाम, रोध, क्लेब्य, साधुषांगता, नासे, अग्नि, अयथा कालम, बलित, पलितानी आदि प्रदोषद उत्पन्न करते हैं। यानी कि यदि रस का कर्म नहीं होगा तो और रस में विकृति दोषों द्वारा होगी तो इतनी इतनी विकृति के लक्षण हमें रोगी पुरुष के अंतर्गत मिलेंगे। तो यह जो है लक्षण समुदाय, इसका कारण है पोषण, पीड़न कर्म का अनुवर्तन ना हो पाना अंग, आशय, अवयव प्रणाली या मोलेक्यूल में, तब ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह स्थानिक और सार्वदेहिक दोनों स्थिति में हो सकते हैं। तो इसकी चिकित्सा बताई है, लांघन चिकित्सा इसमें करनी है, किसमें, धातु रस प्रदोषित के अंतर्गत। और इसमें भी आपको यह ध्यान में रखना है कि अश्रद्धा, रुचि, आस्य, वीर्य, अंगमर, ज्वर, तंद्रा में कौन सा दोष है रस के अंतर्गत, उसकी क्षय स्थान, वृद्धि, उद्वोध, तिर्य, कोष्ठ, शाखा या मर्मास्थि संधि गति, ये तीन में से कौन सी दोष गति है और उसमें कौन कौन से अधिष्ठान का संकलन या उसमें बिगड़े हुए हैं या उसके साथ सम्मिलित है, उसको ध्यान में रखते हुए लंघन करवाना है। सीधा लंघन आप नहीं दे देना है। ये दोष, तीन दोष गति और अधिष्ठान परीक्षण को ध्यान में रखते हुए लंघन, उपक्रम, अन्नपान, समुत्थान, विच्छेद के निदान, परिवर्जन आदि का आपको इसमें लंघन के अंतर्गत उपयोग करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई ज्वर है तो उसमें अन्न, रस और स्वेद वायु, ये तीन स्रोतस और दोष में पित्त आता है। तो आपको ये अवश्य में लंघन करते समय रस प्रदोषण में, ज्वर में ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद आप देख ले तो मान लो अरुचि है तो अरुचि में रसाग्नि रस के और उस पे उपरांत जल महाभूताग्नि और जीवा इसके अंतर्गत संकलित आती है। तो उसमें आप अरुचि के अंतर्गत आपको यदि आप लांघन करवाना चाहे तो इसमें जल महाभूताग्नि, रसाग्नि और जीवा स्थान को आप और उद्वोध, तिर्यक गति को ध्यान में रखते हुए ही चिकित्सा लागू करनी चाहिए। और मान लो अंगमर्द है तो ये वातक दोष के अंतर्गत आता है, सार्वदेहिक रहता है। तो वात दोष और सार्वदेहिक अनुवर्तन या तो तिर्यक गति को ध्यान में रखते हुए आपको इसके अंतर्गत लांघन स्थिति का विचार करना चाहिए। तो ये मैंने आपको उदाहरण दी है क्योंकि ये जो अश्रद्धा, रुचि, आस्य, वीर्य, अंगमर, तंद्रा, ज्वर आदि जो लक्षण समुदाय है उसमें इसकी निश्चित दोष है, इसमें निश्चित उसकी गति है, दोष गति है। और उसमें X2 या X2 से ज़्यादा अधिष्ठान इसके अंतर्गत इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसका मुख्य दुष्टीकरण होता है रस प्रदोषण। तो उसमें आपको लंघन के अंतर्गत दोष, दोष गति और अधिष्ठान को साथ में अवश्य में जोड़ के ही चिकित्सा करनी चाहिए, तभी वो लक्षण को आप योग्य रूप से साध्य कर पाएंगे।
और इसके बाद आता है रक्त। रक्त का जीवन यापन कर्म है। जीवन जीव गुण धारण या प्राण अनुवर्तन बनाए रखता है। रक्त जीवन देता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग में जीव का गुण जो है यह रक्त के अधीन है और यह प्राणों को जोड़े रखता है। यदि निदान सेवन से दोष रक्त में प्रदुष्टीकरण प्रक्रिया करे तो कुष्ठ विसर पीटिका रक्तपित्त रक्तपदर गुद मेड्र आस्य प्राकली गुल्म विद्रुदी नीलिका कामला नेच्छ व्यंग आदि लक्षण समुदाय उत्पन्न होते हैं। तो इसका मुख्य कारण यदि हमारे द्वादश प्राण में प्राणों का अनुवर्तन यदि बिगड़ जाए तो उसमें इतने इतने लक्षण समुदाय उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवास और शोणि श्रावण करवाना चाहिए। तो इसमें भी यह जो लक्षण समुदाय में भी आपको दोष की गति और दोष के अधिष्ठान इतना ध्यान में रख के रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवास शोणि श्रावण करवाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ तो जो रक्तपित्त है यह शुद्ध पैतिक स्थिति है। उद्वक अधक और तिर्यक तीनों स्थिति में होता है और उसमें अन्नवाही रक्तवाही रसवाही स्रोतस जठराग्नि इतना इन्वॉल्व रहता है। कुष्ठ जो है इसका मूलभूत निर्देश कफ है। इसमें जठराग्नि धात्वाग्नि महाभूताग्नि तीनों अग्नि बिगड़ती है और इसमें त्वग रक्त मांस लसिका स्वेद आदि और रंजक प्राजक आदि दोष उदान इतना बिगड़ जाता है। तो यह रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवास शोणि श्रावण भी यदि आप करवाते हो तो उसमें आपको ये लक्षण समुदाय का ध्यान में रखते हुए उसकी दोषगति अधिष्ठान को ध्यान में रखते हुए करवाना है। सभी में आप एक समान रक्तपित्त हरिक्रिया एक समान विरेक उपवास शोणि श्रावण नहीं कर पाओगे तो आपको अवश्य में उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको देखना है। और इसके बाद आता है मांस प्रदोषक। इसमें लिखा है कि लेपन आरक्षण सहत्व और दाढ़्य। तो मांस का मुख्य कर्म आरक्षण है, दृढ़त्व है, लेपन है, यानी कि वो 10वीं जीवन यापन कर्म में किसी भी अंग आशय अवयव प्रणाली का जो सहत्व है दाढ़्य है आरक्षण है। या तो आप ऐसा कीजिए उसका जो रेजिस्टेंस या बल है वो मुख्य रूप से मांस के अधीन है। यदि यह बिगड़ जाए दृढ़त्व आरक्षण लेपन सहत्व कर्म बिगड़ जाए दोषों के कारण तो मांसाभूत चर्मकील गलचालू गलसिंडिका अधिजीविका उपजीविका गलगन गलमाला आदि रोग लक्षण समुदाय उत्पन्न होते हैं। उसमें शस्त्र क्षारग्नि कर्म और तद्वत कर्म करने वाले औषधों का उपयोग करना चाहिए। उसमें भी आपको तीन दोष गति और लक्षण समुदाय का अधिष्ठान को ध्यान में रखते हुए शस्त्र क्षाराग्नि कर्म और औषध का उपयोग हमें करना है। और इसके बाद आता है मेद का स्नेहन कर्म मार्दव और क्लेद का धारण करता है। तो आपको 10वीं जीवन यापन कर्म में किसी भी प्रणाली का स्नेहन कर्म किसी भी प्रणाली का मार्दवत्व और जो क्लेद है उसका वो मेद के कारण है। तो आपको उस अंग आशय अवयव प्रणाली के या मोलेक्यूल में यदि आप मेद का अभ्यास करना चाहे तो मात्र और मात्र स्नेहन कर्म मार्दवत्व और क्लेद धारण कर्म से ही आप उसको अभ्यास कर पाएंगे। और उसमें यदि दोषों द्वारा प्रदुष्टीकरण हो जाए तो उस आशय अवयव प्रणाली के अंदर या तो सार्वदैहिक ग्रंथि उद्रदि अर्बुद गलगन गलमाला मधुमेह अति स्थूलता और अति स्वेद आता है। तो इसमें चिकित्सा बताई है लांघन दीपन पाचन औषध परिश्रम विरेचन तीक्ष्ण बस्ती और शस्त्र क्षाराग्नि कर्म। तो उसमें भी आपको त्रिविध दोष गति और अधिष्ठान इतना ध्यान में रखते हुए लंघन दीपन पाचन अभ्यंग उद्वर्तन विरेचन अति तीक्ष्ण बस्ती आदि का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अति स्वेद में स्वेदवाही स्रोतस इन्वॉल्व रहता है अन्न और स्वेदवाही। अति स्थौल्य में अति स्थूलता जो है उसमें मांस और मेद धात्वाग्नि इन्वॉल्व रहती है। गलगन गलमाला में मांस मेद और अर्बुद जो है वो त्रिदोषगत रहता है।
ग्रंथि उद्धृति, इसी तरह से आपको इसमें दोष गति और अधिष्ठानों का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखकर ही आपको अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद आता है अस्थि। तो अस्थि का कर्म है शरीर और मन का धारण, या आप ये भी कह सकते हो कि शरीर में कोई भी अंग, आशय, अवयव या प्रणाली का जो धारण कर्म रहता है वो अस्थि के कारण है। और यदि यह दोषों द्वारा विदुष्ट हो जाए तो हमारे सार्वदेहिक स्थिति में या तो स्थानिक स्थिति में दंत भेद, दंत स्थूल, अस्थि भेद, केश, मसरू, नख, लोम, प्रपतन, श्रम, वैवर्ण्य, इतना इसमें आता है। और पंचकर्मीय तिक्त, मधुर, क्षीर सर्पी प्रयोग, पंचकर्म प्रयोग और तद मुजब औषध अन्नपान का प्रयोग इसमें करवाना है। इसमें भी आपको दोष गति और अधिष्ठान को परीक्षण करते हुए ही अस्थि के प्रदोषक की चिकित्सा लागू करनी चाहिए, क्योंकि केश, मसरू, नख, लोम जो है वो मल आश्रित है, महाभूताग्नि आश्रित है। अस्थि का जो इसमें विकृति बताई है वो धात्वाग्नि आश्रित है, जिसको हम शाखा कहते हैं। तो यह सभी परीक्षण करके ही हमें तिक्त, मधुर, क्षीर सर्पी आदि का प्रयोग हमें करवाना चाहिए। इसके बाद आता है मज्जा का पूर्ण और शुक्र का गर्भोत्पादन, नई नई धातु बनाना, धैर्य, चवन, प्रीति, देबल, हर्ष और उत्साह। तो इसकी चिकित्सा में पंचकर्म, क्षीर सर्पी प्रयोग, औषध अन्नपान का इसमें प्रयोग है। तो यह भी हमें दोष गति और अधिष्ठान परीक्षण पूर्वक ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह पुरुष का अष्टम्बन, पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम और स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, ये इसका कर्म है पुरुष मूत्र स्वेद का। तो उसकी भी जो विकृति है उसकी चिकित्सा में भी आपको जो आप लागू करेंगे तो उसमें दोष गति और अधिष्ठान इतने को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य चिकित्सा सूत्र लागू करना है। तो आपने यहाँ संक्षिप्त में देखा कि यह जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, प्रीण, जीवन, लेप, स्नेह, धारण, पूर्ण, गर्भोत्पादन, अष्टम पुरुषस्य, मूत्रस्य क्लेद वाहन, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति आदि जो 10वीं जीवन यापन कर्म है वो सार्वदेहिक स्थिति में और सूक्ष्म अंग, आशय, अवयव, मोलेक्यूल में 210 जीवन यापन कर्म होते रहते हैं। और यह कर्म से ही किसी का 10वीं जीवन यापन कर्मों से ही जीवन कर्म प्राणानुवर्तन चलता रहता है। यदि दोष द्वारा यह 10वीं जीवन यापन कर्म प्रदुष्ट हो जाए तो उसकी स्थिति का वर्णन अन्नपान चतुष्क में धातु प्रदोषज के रूप में बताया गया है। यहाँ आपको यह देखना है कि यह कर्मात्मक या तो क्रियात्मक विकृति है। तो यह जो क्रियात्मक विकृति है उसमें जो लक्षण समुदाय उत्पन्न होते हैं उस लक्षण समुदाय में आपको पूर्ण दोष परीक्षण करके जो उसमें चिकित्सा क्रम बताया गया है उसको लागू करना है। तो दोष गति अधिष्ठान को ध्यान में रख के आपको लागू करना है। और दूसरा, यह जो क्रियात्मक विकृति या 10वीं जीवन यापन कर्मों बिगड़ने का मुख्य कारण यहाँ पे दोष रहता है। तो जो जिसका हमने आगे बताया कि खादई चेतना धातु षष्ठास्तु, यह जो षड्धा पुरुष है, यह षड्धा पुरुष की स्थिति यानी कि धातु वात पित्त कफ जब बिगड़ जाए तब अपने निदान से वो 10वीं जीवन यापन कर्मों को बिगाड़ के धातु प्रदोषक आदि लक्षण समुदाय को जन्म करवाते हैं। तो मूलभूत उपादान इसके कारण वात पित्त कफ रूप दोष है और उससे धातु प्रदोषक या 10वीं जीवन यापन कर्म बिगड़ते हैं। तो यह दोष और धातु आदि का अभ्यास करके, प्रदोषक का अभ्यास करके आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यह क्रियात्मक विकृतियों का अभ्यास, कर्मों को अभ्यास और क्रियात्मक विकृति की चिकित्सा को किस तरह से हमको समझना चाहिए उसका निरूपण इसमें संक्षिप्त में बताया गया है। तो यह पूर्ण रूप से धातु प्रदोषक या 10वीं जीवन यापन कर्म क्रियात्मक विकृतियों का अभ्यास और विकृतिकरण और उसकी चिकित्सा है। तो हमारी संहिता में जहाँ जहाँ कर्मों का उल्लेख है वो सभी कर्म धातु वात पित्त कफ से होते हैं और कर्म की विकृति में आपको अवश्य में सिर्फ और सिर्फ दोषों का ही विचार करना चाहिए। क्रियात्मक विकृति
में आपको हर हमेश दोषों को ही प्राधान्य देना चाहिए। तो दोष अनुबंधी उसमें चिकित्सा क्रम आपको लागू करवाना चाहिए। तो ये आपको समझना चाहिए कि उसी कारण क्या है कि रोग चतुष्मय कियनशिरसीय त्रिशोथीय अष्टोदरी और महारोगाध्यायी इसी का एक्सटेंशन है। जैसे कि कियनशिरसीय है वो क्रियात्मक विकृति का किस तरह से आकार लेती है उसकी पूर्ण समझ कियनशिरसीय है, और त्रिशोथीय रचनात्मक विकृति का आकार है। तो क्रियात्मक विकृति या तो कर्म विकृति किस तरह से होती है उसका जो अभ्यास है वो कियनशिरसी है। तो यह क्रियात्मक विकृति हमारे शरीर में दोष प्रधान रहती है। तो इसको आपको समझ के निदान चिकित्सा में लागू करना चाहिए। थैंक यू।